नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, ये बात करता है संयुक्त राष्ट्र के बारे में। अभी अभी संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 75th वर्षगांठ बनाई है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि ऐसे कौन कौन से एरिया है जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र को काम करने की जरूरत है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आर्टिकल है, ये हमारे मोटे अनाज के बारे में बात करते हैं, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं। इसके बारे में ये बात करता हुआ आर्टिकल है कि कैसे ये हमारे पोषण, उसके साथ में कृषि दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशरी की एग्जाम्स के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देख लेते हैं, वो यह है कि इनमें से निम्न में से कौन से पोषण अनाज है। आपका ऑप्शन ए है जवार, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है रागी, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं आज का, वह यह है कि बहुपक्षवाद आज विश्व की जरूरत है, चूंकि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य समान हैं। इस संबंध में भारत की भूमिका पर चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, उसको देख लेते हैं। तो 24 अक्टूबर जो रहता है, ये यूनाइटेड नेशंस डे माना जाता है। इसी दिन यूनाइटेड नेशन की आज से 75 साल पहले गठन हुआ था। तो डायमंड जुबली के रूप में ये 75वीं वर्षगांठ को यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पर हमेशा यूनाइटेड नेशंस की जब बात आती है, तो यहाँ पे सिद्धांतों और शक्ति की बात आती है, प्रिंसिपल और पावर की बात आती है। तो क्या प्रिंसिपल है, क्या पावर है, जो राइटर्स ने बताए हैं, हम वो देख लेते हैं। तो जब भी प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों की बात की जाती है, तो ये बात करता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो उद्देश्य है, ये शांति के लिए किया गया है और एक वर्ल्ड ऑर्डर एक बना रहे, उस और उसकी दृष्टि से भी इसका हमने गठन किया है। उसके बाद में जो दूसरा प्रिंसिपल है, वो है मल्टीलेटरल कॉपरेशन का, मतलब बहुपक्षवाद का, कि सबको साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उसके साथ में जो देश कमजोर है, जो तबके कमजोर है, उनके लिए साथ में मिलकर एज अ फैमिली हमको काम करने की आवश्यकता है। उसके साथ में जब पावर की, शक्ति की बात करें, तो ये इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो पावर, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी, उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये रिप्रेजेंटेशन इनको देना इसीलिए जरूरी था कि अगर आपको वर्ल्ड पीस बना के रखना है, तो यही मेजर पावर है जो काफी काफी प्रभावी साबित हो सकती है। तो ग्रांट्स द पावरफुल कमांडिंग हाइट ओवर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वीटो पावर एंड परमानेंट सीट्स इन यूएनएससी। तो 5 ऐसे देशों को वीटो पावर दिया गया, साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दी गई। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका जस्टिफिकेशन एक कलेक्टिव कमांड मॉडल से संबंधित है कि सब बराबर रूप से, जितना भी पब्लिक ऑर्डर है, जितना भी वर्ल्ड ऑर्डर है, पीसफुल एक जो हमारा बनाने का उद्देश्य है, ये बराबर बनाए रह सके। उसके साथ में कलेक्टिव कमांड मॉडल की हम बात करते हैं, तो ये राइटर ने बताया है कि ये इतने अच्छे तरीके से कभी भी काम नहीं कर पाया है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, वो देख लेते हैं। तो कोल्ड वॉर का अगर आपको दौर पता होगा, तो कोल्ड वॉर यूएस और उस टाइम के यूएसएसआर, जो कि आज रशिया है, इनके बीच में हो रहा था। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव कमांड मॉडल का एक जो पूरा उद्देश्य था, वो अपने आप में डिसॉल्व होता हुआ दिखा, क्योंकि ये दोनों देश जो थे, सारे देशों को अपने अपने तरफ करने में लगे हुए थे और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। इससे वर्ल्ड ऑर्डर और जो पीसफुल, एक पीसफुल वर्ल्ड को बनाए रखने का जो उद्देश्य था, वो कहीं पीछे ही छूट गया था। उसके साथ में ऑब्स्टेकल टू इम्प्लीमेंट नोबल विजन ऑफ पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर पीस, शांति, डेवलपमेंट, विकास, ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार, ये जो एक नोबल विजन के साथ में यूएन आया था, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, राइटर बताते हैं। उसके साथ में पोस्ट कोल्ड वॉर की बात करें, तो फिर वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर बन गया, जहाँ पे यूएस सबसे बड़ी पावर बन गई। तो न्यू वर्ल्ड
ऑर्डर लेड बाय यूएस। तो यहाँ पर यूएस जो है ऐसा है जैसे हमारे घर में कोई सबसे बड़ा होता है, उस तरीके से वर्ल्ड में सबसे बड़ा सबसे प्रभावशाली देश यूएस अमेरिका बन के उभरा। उसके साथ में प्रॉब्लम ऑफ पावर सीम टू हैव बीन सॉल्व्ड। तो एक जो पावर शक्ति के लिए खींचतान मची हुई थी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं एक जो सी खींचतान थी वो कम हो गई और सारे देशों को वो इसमें घसीट के ला रहे थे, वो भी देखने को कम मिला। तो यूएन का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा था। लेकिन उसके बाद में राइटर अभी बताते हैं कि न्यू कोल्ड वॉर का दौर चालू हो चुका है, जहां पे हमको चाइना, चीन और यूएस के बीच में कहीं ना कहीं एक थोड़ा खींचतान दिखने को मिलती है। उसके साथ में केवल ये दो देशों की समस्या नहीं, उसके साथ में रशिया हो गया, तुर्की हो गया, ईरान, इजराइल, इनमें भी हमें काफी समस्या इन लोगों के आपस में भी देखने को मिलती है। तो उसके साथ में कॉम्पिटिटिव वीटोइंग बाय P5 ब्लॉकिंग रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर होता ये दिख रहा है कि जो 5 देशों को वीटो पावर दी गई है सिक्योरिटी काउंसिल में, जिनके पास परमानेंट सीट है, तो जहां पर सुधार की बात होती है, रिफॉर्म्स की बात होती है, तो ये एक दूसरे को का वोटिंग जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो उसके पीछे एक कारण ये होता है कि नहीं, हम आपकी चीज को कैसे आने देंगे, इससे तो आपका प्रभाव पड़ेगा, उस पर्टिकुलर देश जिसने रिफॉर्म लाया उसका तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर ये रिफॉर्म्स पास हो जाते। तो हमको ऐसी मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है यूएन के सारे मेंबर्स को, खासकर 5 परमानेंट मेंबर को। उसके साथ में सॉल्यूशन की बात करी है तो रिप्लेसिंग P5 कंसेंसस मेथड बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पर जो 5 देशों को आपने विशेषाधिकार दे रखा है, उनसे ये विशेष अधिकार लेकर आप ये जनरल असेंबली को दे सकते हैं, जिसमें आप एक सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से ये सुलझाए कि कौन सा निर्णय आना चाहिए, कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं आनी चाहिए। तो चलिए, हमारा जो दूसरा आर्टिकल है जो पोषण से भरे हुए अनाजों से संबंध में है, पोषक अनाज के संबंध में है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये समाचार में क्यों है, जैसे कि वर्ल्ड फूड डे जो कि 16 अक्टूबर को बनाया गया, उसी दिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मोटे अनाज जो मिलेट्स जिसे हम कहते हैं उसकी बात करी, उसके प्रमोशन की बात करी और कहा कि हम इसे काफी ज्यादा तवज्जो देंगे। तो इसमें बहुत अच्छा कदम बताया है राइटर ने ये, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कई चीजों को एड्रेस करता है। जैसे पोषण की बात करते हैं तो पोषण को एड्रेस करता है, उसके साथ में हमारा जो फूड सिस्टम है, फूड सिस्टम को भी ये ठीक कर, ये अगर हम इस उद्देश्य से पढ़ते हैं तो उसको भी ये सुधार लाएंगे। उसके साथ में फार्मर्स का वेलफेयर, जो किसानों का कल्याण जो है उसकी भी इससे बात होती है अगर ये उद्देश्य पूरा होता है। तो फोकस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, तो जो हमारे मोटा अनाज है उसके प्रोडक्शन की प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि हम इसको बढ़ाएंगे, इसको प्रमोट करेंगे और हर मुमकिन सहायता देंगे। उसके साथ में भारत ने ये भी डिक्लेयर करा कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ऑफ जो मोटा अनाज होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम इसे बनाएंगे, जिसको FAO ने भी काफी ज्यादा इंडोर्स किया उसका और इसका समर्थन किया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री सेरियल्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको इंसेंटिव्स देंगे इसके प्रोडक्शन को खास तौर पे, और जो भी सहायता होती है वो हर मुमकिन सहायता यहाँ पे प्रोवाइड करने की सरकार कोशिश करेंगी। सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। तो उससे होगा क्या, जो हमारी न्यूट्रिशन डाइट रहती है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट रहनी चाहिए, उसमें सारे तत्व बराबर आने चाहिए, तभी मनुष्य का जो शरीर है वो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो आज से अगर हम ज्यादा नहीं, हम अगर हम 20-30 वर्ष पहले भी देखें तो हमारी जो डाइट होती थी उसमें काफी ज्यादा वैरायटी होती थी, काफी सब्जियां होती थी, काफी ज्यादा अनाज होता था। लेकिन अगर हम आज के टाइम को देखें तो ये जितनी भी डाइवर्सिटी है ये घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमको सारे पोषक तत्व जो है वो मिल नहीं पाते। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया और रागी हो गया, इसमें अलग अलग तत्व होते हैं। जैसे फाइबर जो है, फाइबर के काफी रिच सोर्स होता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत मदद करता है। तो ये सारी चीजें जो है हमको मोटे अनाज से ही मिलेगी, लेकिन ये मोटे अनाज हमारे मार्केट से धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। तो ये एक समस्या है जिसका समाधान इस कदम से मिल सकता है। उसके साथ में मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इतना इसको कंज्यूम नहीं कर रहे। इसके साथ में किसान जो है इसको उगा नहीं रहे, किसान उगा नहीं रहे तो मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी बन नहीं रही है।
तो इसीलिए भी सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी और इसको ये जो सिचुएशन है मार्केट में नॉन अवेबिलिटी का, उसको भी सुधारने में मदद करेगा। उसके साथ में ब्रिंग बेनिफिट टू स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, तो जो हमारे छोटे मझोले किसान हैं उनको भी ये काफी ज्यादा फायदा मुमकिन करवाएगा। तो चलिए, मल्टी प्रोन स्ट्रेटजी टू प्रमोट न्यूट्री सेल्स, तो क्या है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी वो देख लेते हैं। जो पहली स्ट्रेटजी बताई गई है कि ये मिलेट्स जो है मोटे अनाज को रीब्रांड करेंगे एज अ पोषण अनाज, ऐसा पोषक अनाज। तो यहाँ पर इसका महत्व एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो हमारी डाइट है या जो भी आज की हमारी खासकर शहरी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इस तौर झुकाव होता है कि क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्या नहीं, और उसी हिसाब से हम डाइट लेंगे। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये लीजिए, आप ये नहीं लीजिए। तो यहाँ पर एक जो इंडोर्समेंट सरकार ने खुद करने की बात की गई है कि वो जितने भी हमारे मोटे अनाज है उसको पोषक अनाज के रूप में एक उसकी ब्रांडिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं आज के समय में अगर किसी चीज को चलना है तो उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो और ये काफी मदद करेगा। उसके साथ में 2018-19 में जो मोटे अनाज का प्रोडक्शन था ये करीब करीब 112 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। तो ये अच्छी बात है, कम से कम हमारे 1/7 जो डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम हमारे करीब 700 के करीब हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट है, तो उनमें से 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो कम से कम हमने 1/7 पार्ट तो कवर कर लिया है। अब आगे आने वाले समय में देखेंगे कि और ये कितना कर सकता है। उसके साथ में जो दूसरा स्ट्रेटजी है वो ये है कि किसानों को यहाँ पर 50% रिटर्न मिले। मगर मतलब अगर वो खेती करें वहां पे 100 रुपए का अगर वो उगाए तो उनको 150 मिले, जिसमें उनको क्लियर तौर पे 50% यहाँ पे उनको रिटर्न मिलता हुआ दिखता है। तो इससे किसान की आय जो है, कृषक है उसका कल्याण होता हुआ भी दिखता है। तो सेकंड स्ट्रेटजी जो है वो कृषक कल्याण के लिए है। जो थर्ड स्ट्रेटजी है वो बात करता है कि मार्केट में धीरे धीरे इसको पुनः लाया जाएगा। उसके साथ में जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें अब हम मोटे अनाज को भी शामिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं पीडीएस में इसको शामिल करते हैं तो लोगों तक, जो आम जनता है उस तक इसे पहुंचने में काफी ज्यादा मदद होगी और इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली मार्केट में भी इसकी एक डिमांड आएंगी और मार्केट में खुले बाजार में भी ये मिलना लगेगा। उसके साथ में चौथी स्ट्रेटजी देख सकते हैं वो क्या है। सबसे पहले तो उसमें ये है कि हम जो हमने डिस्कस करा कि 112 डिस्ट्रिक्ट में अभी ये है, तो इसका जो एरिया है और बढ़ाया जाएगा। उसके साथ में प्रोडक्शन के लिए भी कदम उठाए जाएंगे और ईल्ड कैसे हम और बढ़ा सकते हैं, इसका उत्पाद और हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस और भी ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ में जो लोकल टोपोग्राफी है और उसके साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेस है। अब होता ये है कि जो मध्य भारत में अनाज उग रहा है वो आप कोस्टल एरिया में नहीं उगा सकते। कोस्टल एरिया के अपने अलग मोटे अनाज होते हैं, मध्य भारत के जहाँ प्लेटू रीजन है वहां पे अलग अपने अनाज होते हैं। तो एरिया की टोपोग्राफी, जो जमीन का स्तर है, जमीन के लिए जो फेवरेबल है, ठीक है, उसके साथ में वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के इनका कल्टीवेशन किया जाएगा। तो किसानों को एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कॉस्टिंग कम होगी और यही कॉस्टिंग कम होकर जो हमारा सेकंड स्ट्रेटजी है कृषि कल्याण के लिए कि 50% रिटर्न देना है, ये भी फुलफिल हो पाएगा। उसके साथ में जैसे सरकार काफी फोकस कर रही है कि एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, तो उसके लिए भी फोर्थ स्ट्रेटजी में ये शामिल किया गया है कि हम वैल्यू चेन बढ़ाएं, उसके साथ में सपोर्ट मार्केटेबिलिटी भी हम इसका करें। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट जो है रीब्रांडिंग उससे भी रिलेटेड है, जहां पे हम इसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं। और अंत में प्रमोट रिसर्च ऑन इंटरलिंकेज बिटवीन क्रॉप डाइवर्सिटी एंड डाइटरी डाइवर्सिटी। तो मैंने जैसे उदाहरण दिया कि हमारी जो डाइट पहले काफी भिन्न भिन्न हुआ करती थी, काफी सारी चीजें होती थी, जिससे एक बैलेंस डाइट और स्वस्थ शरीर बना हुआ रहता था, लेकिन आज वो कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे सरकार ने बात करी कि हम रिसर्च करेंगे क्रॉप डाइवर्सिटी और डाइटरी डाइवर्सिटी, जो है हमारे भोजन और हमारे आहार में जो विभिन्नता है उसको वापस लाने की, और उससे संबंध में हम रिसर्च करेंगे। उसके साथ में बिहेवियर चेंज कैंपेन टू जनरेट कंज्यूमर डिमांड। तो वापस की हमारा स्ट्रेटजी जो 1 है उसके और साथ में ही जो हमारा स्ट्रेटजी 4 में सपोर्ट मार्केटेबिलिटी की बात है,
इसको सपोर्ट करता हुआ भी हमारी फाइनल स्ट्रेटजी में ये दिया गया है सरकार के द्वारा कि कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके साथ में एक, जैसे आपको पता होगा कि भारतीय पोषण कृषि कोष बनाया गया है, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है क्योंकि यहाँ पर हम न्यूट्रिशन बढ़ाने की बात करते हैं। तो चलिए हमारा न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। वो ये है, कुछ दिनों पहले हमने जैसे चर्चा करी थी विस्तृत में, श्रीलंका में जो 20वां संशोधन लाया गया, 20th अमेंडमेंट लाया गया था, उसके बारे में। तो 2/3 की मेजोरिटी से 225 सदस्यीय पार्लियामेंट होती है वहां पे, तो 156 वोट उन्हें मिले 156 आउट ऑफ 225, जो कि 2/3 मेजोरिटी है। उसके साथ में जो 20th अमेंडमेंट है ये पास कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसे एक इम्यूनिटी मिलेंगी और उसकी पावर जो है प्रेसिडेंट की काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उसके साथ में जो 19वां अमेंडमेंट था 2015 में आया था, काफी अच्छा लोकतंत्र के लिए माना गया था उसको, वो वापस ले लिया गया है। और उन सारे जो बदलाव लाए गए थे 19वें अमेंडमेंट से वो उन सबको काफी ज्यादा नलीफाई किया गया है 20th अमेंडमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर अब पीएम का जो रोल है वो केवल सेरिमोनियल ही रह जाएगा। अब जितना पीएम का इतना प्रभावशाली पद रहता था, अब वो उतना नहीं रहेगा। तो कुछ बदलाव है, एक उदाहरण के तौर पे है कि लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। तो पहले 19वें अमेंडमेंट में ये लाया गया था कि 30 कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, उसके साथ में 40 स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो सकते हैं। लेकिन 20th अमेंडमेंट ने ये जो लिमिट था, ये जो कैबिनेट था, वो निकाल दिया। और श्रीलंका में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो कहते हैं कि अगर ये निकालने से इसका बुरा प्रभाव ये हो सकता है कि वहां पे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। और एक ही फैमिली के काफी ज्यादा, जैसे राजपक्षे फैमिली के ही आज वहां पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हैं, तो हो सकता है अब इन्हीं की फैमिली के और ज्यादा भी वहां पे मिनिस्टर्स बने, तो ये पावर का यहाँ पे दुरुपयोग होने की आशंका है। तो देखते हैं आगे कैसे होता है श्रीलंका की पॉलिटिक्स में। तो हमारा विश्लेषण जो है वो आज का यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।